हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द्वैध शासन प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंतर्गत इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर कुछ केबीसी गेम भी खेलेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जो देखा था मोंटेग्यू घोषणा, ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, अब देखिए मोंटेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 के बाद हमने पिछले वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है। आप चाहे तो हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मोंटेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का अध्ययन करने भारत आया। ठीक है, तो दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। आगे क्या होता है, यही रिपोर्ट 1919 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम का आधार बना और उत्तरदायी शासन की प्रगति, ठीक है, उत्तरदायी शासन की प्रगति इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाने के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कांग्रेस के नरम दल के सदस्य मतलब 1909 के समय संतुष्ट नहीं हुए थे। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग दिया था। हमने पिछले वीडियो में अच्छे से एनालिसिस किया है। तो युद्ध के बाद ऐसे अधिनियम की आशा थी, इसीलिए अधिनियम को लाया गया था। और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी एक मुख्य कारण, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे से इसको देखा है। और भारतीय द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग भी उठा था, और लॉर्ड मोंटेग्यू का भारत सचिव पद से नियुक्त होना इत्यादि। अब आगे क्या है, देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषता क्या था। तो इसका एक मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषता को देखेंगे तो इसमें एक प्रांतीय सरकार का गठन था। ठीक है ना, तो जो प्रांतीय सरकार था उसमें होना क्या था कि प्रांतीय यानी जो राज्य, ठीक है ना, तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत इसी के माध्यम से हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें होता क्या है कि ये कार्यपालिका होता है इसमें, और एक होता है व्यवस्थापिका। ठीक है, ये दो होते हैं। और यह मतलब जो हम लोग का ट्रिक है ना 19 देखिए क्या है, एक ट्रिक नंबर 40 है ना। हमने इससे पहले बहुत सारे ट्रिक का एनालिसिस किया है। समझने के लिए ट्रिक होता है, ना कि रटने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसको समझ लेने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हमने अभी बोला कि 1919 में क्या हुआ था। यहाँ पे देखिए 1919 में हमने देखा कि भारत सरकार अधिनियम आया था। ठीक है, 1919। तो अब एक छोटा सा ट्रिक इसी के बेस पे बनाया गया है कि ट्रिक्स जो 40 है उसमें 1919, ठीक है ना, तो इसमें एक 19 मतलब द्वैध शासन प्रणाली है, इसमें 2 19 है, एक 19 हो गया और एक 19 और एक हो गया, तो 2 19 है, इसलिए द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ। और ये क्या है, इसका मुख्य विशेषता भी है। इसका क्या है, ये मुख्य विशेषता है, यानी एक कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका। इससे पहले ये सब नहीं था। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ट्रिक के रूप में ले लिया। अब देखिए इस प्रणाली के जन्मदाता जो थे सर लियोनिल कोटिस थे। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। और देखिए अब कार्यपालिका में क्या होता है, देखते हैं ये पहला नंबर। ठीक है, इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो था वो गवर्नर उसमें होगा और कार्यकारी के सदस्य होंगे उसमें, और दूसरा भाग में क्या होगा, गवर्नर होगा और उसके मंत्रीगण होंगे, यानी दोनों में गवर्नर होगा। ऐसा इसमें नियम था। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। जबकि गवर्नर की कार्य परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे, यानी कि जो गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे, यानी ये जो थे ये वाले, ठीक है ना, ये वाले क्या थे, ये वाले उत्तरदायी भी नहीं थे। ठीक है, और जबकि ये वाले थे, क्योंकि इसमें मंत्रीगण होते थे, और जो मंत्रीगण होते थे वो क्या होते थे, भारत के द्वारा भी इसमें भारत के भी सदस्य होते थे। अब ये देखिए, अब इसमें और आगे जाते हैं तो इसमें जो दूसरा देखिए, इसमें जो प्रांतीय विषय था, ठीक है ना, प्रांतीय विषय था उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया था। जो प्रांतीय विषय था, हमने अभी जो पहला देखा कि कार्यपालिका को देखा हमने, ठीक है ना, अब दूसरा देखते हैं कि प्रांतीय विषय में क्या था। तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था आरक्षित विषय, जैसे कि कानून एवं व्यवस्था, वित्त या भू राजस्व या सिंचाई, खनिज, ये सब आरक्षित विषय थे। इस पर सिर्फ सरकार ही का नियम बनाएगी। ठीक है, ये आरक्षित थे। और हस्तांतरित विषय, यानी कुछ विषय ऐसे भी थे जिसको हस्तांतरित किया गया था, जिसमें से जो भारतीय सदस्य जो बने थे उनके हाथों में भी था कि वो इस विषय में
अपना मत दे सकें, ठीक है ना। यानी कि इसमें जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और स्थानीय प्रशासन हो गया, उद्योग, कृषि इत्यादि, ये थोड़ा हस्तांतरित, यानी इस विषय को पूरा तो हस्तांतरित नहीं किया गया था, लेकिन कुछ हस्तांतरित किया गया था कि आप इसमें नियम बना सकते हो। अब इसमें देखिए मंत्री जो थे तीसरे नंबर पे, ये मंत्री, ठीक है ना। इसमें होता है कि जो व्यवस्थापिका के प्रति जो उत्तरदायी है, ठीक है ना, जो व्यवस्थापिका के प्रति जो उत्तरदायी है, जैसे मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करें। यदि कोई मतलब कि इसमें ये था कि जो मंत्री होंगे वो क्या होंगे, ये जो मंत्री होंगे, ये मंत्री होंगे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं कोई भी। तो क्या होगा, मंत्री को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र भी देना पड़ेगा, कि त्याग पत्र मंत्री को देना पड़ेगा कि वो उसके प्रति उत्तरदायी है। अगर वो कोई गलत काम करता है या कोई गलत नियम लेके आता है या अविश्वास कुछ करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना भी पड़ेगा। और देखिए और है, जैसे कि चौथा में ये था कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो गवर्नर राज्य के प्रशासन अपने ऊपर ले सकता है। यानी इसमें जैसे कि अभी वर्तमान में यही होता है कि राज्यपाल जो होता है वो क्या करता है, राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है, यानी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो ये उस समय का है, ठीक है। और सचिव गवर्नर जो होंगे वो आवश्यक पड़ने पर आरक्षित विषयों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये आरक्षित विषय में ये हस्तक्षेप भी कर लेंगे और पर हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने का उसमें अधिकार नहीं था, ठीक है ना। यानी कि ऐसा था कि जो हस्तांतरित विषय था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये हस्तांतरित विषय हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, इस सब में वो हस्तांतरित नहीं करेंगे, ऐसा नियम बनाया गया था। इससे क्या हो गया, भारतीयों को थोड़ा सा आस लगा कि हम स्वराज्य की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या था, व्यवस्थापिका था, ये था हमारा, क्या था ये हमारा कार्यपालिका को हमने भी पढ़ा, ठीक है। कार्यपालिका में ही आपका ये प्रांतीय विषय से लेके संबंधित था। अब अगर हम लोग व्यवस्थापिका को देखेंगे, व्यवस्थापिका में क्या था, तो ये था कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्यता संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इन सदस्यों में 70% सदस्य निर्वाचित होते थे, ये था बहुत ही, अर्थात इसमें 70% सदस्य निर्वाचित होते थे, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिया गया। अब इसमें मताधिकार की वृद्धि, मताधिकार का भी वृद्धि कर दिया गया और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पे देखिए महिलाओं को भी वोट, ये प्री में भी बन सकते हैं आपके प्रश्न। उसके बाद देखिए जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है, सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी। जो सभा है प्रांतीय व्यवस्थापिका में, उसमें क्या था कि सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी पर गवर्नर की सहमति पारित होने के लिए अनिवार्य थी। और गवर्नर को प्रस्ताव को अस्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, प्रांतीय विषय के में जो व्यवस्थापिका है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो अगर एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमने देखिए यहाँ पे प्रांतीय विषय यानी जो राज्य से संबंधित विषय था, उस विषय में क्या था, यहाँ पे उसको दो भागों में बांटा गया था, एक कार्यपालिका के बारे में और दूसरा था व्यवस्थापिका के बारे में, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी कार्यपालिका के बारे में पढ़ाया, ठीक है, कार्यपालिका के बारे में अच्छे से पढ़ा। और इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा कि जैसे प्रांतीय विषय में को भी दो भागों में बांट दिया गया था और इसमें मंत्री जो था व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार था और ये सब, ठीक है ना। और फिर अब ये हमने कार्यपालिका को पढ़ा, ठीक है, कार्यपालिका पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, व्यवस्थापिका को भी हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है ना। व्यवस्थापिका व्यवस्था करती है, कार्यपालिका, अब देखिए दोनों में बहुत अंतर है, तो ये अंतर को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी यहाँ पे, ठीक है। और प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषद की संज्ञा भी दी गई। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे पर गवर्नर आवश्यक हो तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था। ये था आपका। तो अब केंद्रीय सरकार के लिए क्या नियम थे, तो देखिए केंद्र सरकार के लिए क्या था, तो जो केंद्र सरकार था वहां भी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, अर्थात यहाँ भी कार्यपालिका होगा और क्या होगा यहाँ पे व्यवस्थापिका होगा। अगर इस दो शब्द में अगर आपको शायद अभी आपने अगर थोड़ा भी पॉलिटी का बुक पढ़ा होगा, पॉलिटी का बुक आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये दो शब्द काफ़ी समझ में आ जाते होंगे क्योंकि बहुत सिंपल सा शब्द है, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कार्यपालिका हो गया,
या जो व्यवस्थापिका व्यवस्था देखती है, यानी जो हमारा भारत देश है उसमें आपने सुना होगा कार्यपालिका होता है, सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, एक कार्यपालिका होता है, दूसरा व्यवस्थापिका होता है और तीसरा क्या होता है, न्यायालय। आपने सुना ही होगा। तो ये उसी से रिलेटेड था, लेकिन ये हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ना कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस विषय में ज़्यादा डीप ना जाके हम इसको इसी बेस पे लेते हैं। अब कार्यपालिका में इसमें क्या था कि इसमें गवर्नर जनरल होता था, राष्ट्रपति अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो वही आप इसको कनेक्ट करके तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था उस समय, जैसे कि अभी भी क्या है, जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या है, वो मुख्य जो सरकार के हैं ना, वो मुख्य कार्यपालिका, उन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है। जो भी होता है भारत में उन्हीं के नाम पे होता है। अगर कोई बिल पारित हो तो उन्हीं के हस्ताक्षर के बाद ही वो बिल पारित हो पाता है पूरी तरह से, ठीक है। यानी उनका तो देखिए, इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसको देखते हैं, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा, फिर उधर चले जाएंगे। जस्ट जोकिंग। अब देखिए, जबकि प्रांत वाला में सिर्फ गवर्नर था, हमने देखा प्रांत वाला में सिर्फ गवर्नर था, और ये क्या है, गवर्नर जनरल है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल पूरे भारत देश के लिए, और जो गवर्नर था वो प्रांत के लिए था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये कार्यपालिका के बारे में और देखते हैं। तो गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था, और सभी विषयों को 2 भागों में इसमें भी बांटा गया था, एक केंद्रीय विषय था और एक प्रांतीय विषय था। अब हमने अनुसूची तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। अनुसूची 7 अभी भारतीय संविधान जो हमारा था, अनुसूची 7 जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है ना। तो ये उसी तरह से इसमें भी था कि केंद्र और प्रांतीय विषय में बांट दिया गया था। तो जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए तथा उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग सौंप दिए गए। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था, साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्ताव को पारित कर अध्यादेश जारी भी कर सकता था, ठीक है। अब व्यवस्थापिका देखते हैं तो द्विसदनीय व्यवस्था, इसको भी बना दिया गया था। एक निम्न सदन था, ठीक है, एक निम्न सदन यानी केंद्रीय विधानसभा था, और एक राज्य परिषद यानी उच्च सदन था। जैसे लोकसभा राज्यसभा ना, यही उसी तरह से ही था। और देखिए, इसमें जो संख्या था, जो निम्न सदन यानी जो लोकसभा था, उसमें संख्या जो था वो 145 था, ठीक है ना। और इसमें 145 में क्या होते थे, 104 जो होते थे निर्वाचित सदस्य होते थे, और जो 41 जो थे वो मनोनीत सदस्य होते थे, यानी उन्हें चुना जाता था। 3 वर्ष का ये लोग चुने जाते थे, ठीक है ना। 3 वर्ष के लिए लोग चुने जाते थे, पर जो गवर्नर जनरल की इच्छा पर ही ये आगे बढ़ सकता था, ये जो कार्यकाल था। अब जो राज्य परिषद जो था, ये संख्या 60 था इसमें, और ये 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। और इनका जो कार्यकाल था वो क्या था, 5 साल था। और इसमें और एक बात था कि केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, पर बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना ही पारित, यानी जब बजट का जो 75% हिस्सा था वो सदस्यों की सहमति के बिना पारित ही नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन बाकी 25% को पारित कर सकते थे। अब सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, और स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे, पर अभी भी जोखिम, ठीक है ना। पर अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था, ठीक है ना। सर यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये था कि बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना पारित होता था, ये होना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने मिस कर दिया, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समिति जैसे कि वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन। ये हमारा जो अभी हमने पूरा टॉपिक को कवर किया, ये विस्तार में हमने देखा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर आपको फिर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं इसका आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। उत्तर देने में कुछ समय लग सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि देखिए आप जब करेंगे तो आपका जो कमेंट है उसको देखने के लिए 1-2 दिन मुझे लग सकता है, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट नहीं देखता रहता हूँ ना। 5 दिन में देखूंगा, 2-3 दिन में देखूँ, तो बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं, तो शायद कुछ समय लग सकता है। पर एक निवेदन ये है कि जब यदि कोई कुछ पूछ लेता है, कोई स्टूडेंट, तो जैसे कि आप हमारे परिवार के हो, स्मार्ट 97 परिवार के हो, तो इसी परिवार का कोई सदस्य क्या करे, अपना इसी परिवार का कोई सदस्य उस प्रश्न का उत्तर दे दे, तो इससे क्या होगा, इससे समय बचत होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना।
तो आगे चलते हैं। अब इसका क्या है, मूल्यांकन करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या मूल्यांकन करें कि इसमें होता, मतलब ये जो सही था गलत था क्या था, इसका तो महत्व देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसका संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई, ठीक है ना। इससे बहुत कुछ फायदा तो हुआ, देखिए जैसे कि मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित होने लगा लोगों के प्रति। और देखिए प्रांतीय स्वशासन का आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था बन गया, क्योंकि वो क्या करते थे, अविश्वास प्रस्ताव लाने पे क्या होते थे, उन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ता था, क्योंकि वो जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे उसके प्रति, ठीक है ना। अब अधिनियम के केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की व्यवस्था यानी कि अधिनियम के केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की, ठीक है ना। यानी ये काफ़ी अच्छा महत्व था कि द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया, ठीक है ना। अब देखिए भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, ये था इसका सबसे अच्छा महत्व, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि आप ये बोलेंगे कि हमने तो ये पढ़ा नहीं था कि ब्रिटिश राजस्व से दिया गया। तो देखिए जितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना मैं उसको नोट करता हूँ, ठीक है ना। और ये जो इंपॉर्टेंट था तो इसको मैं दोबारा ना पढ़ाने के लिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता तो इसको पहले ऐड कर सकता था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं इसके महत्व में आपको बता दूंगा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके दोष देखते हैं, तो दोष क्या थे, तो कुछ दोष या कुछ कमियां, ठीक है ना, कुछ क्रिटिसाइज किया गया है इसमें। तो ये मताधिकार बहुत सीमित था इसमें, यानी कि मत देने का अधिकार बहुत सीमित था, क्योंकि हमने देखा था ऊपर में कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, तो काफ़ी नेगेटिव था, ठीक है ना, कि भाई महिलाएं को समानता का अधिकार उस समय उतना नहीं था, ठीक है ना। तो काफ़ी गलत था उसमें, क्योंकि उसमें मताधिकार का यानी जो समानता का अधिकार ना था, तो कुछ गलत तो था, बहुत बहुत कुछ गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकाली परिषद में कोई नियंत्रण भी नहीं था, ठीक है ना। यानी केंद्र पे भले ही राज्य पे आपको स्वायत्तता दे दी हो थोड़ा सा कुछ विषयों को बनाने के लिए, लेकिन केंद्र पे तो अभी भी गवर्नर जनरल था मुख्य रूप से, और उसी के नियंत्रण में सब कुछ था। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक भी नहीं था, ठीक है। और प्रांतीय मंत्रियों का वित्त एवं नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक है ना। ये जो प्रांतीय जो मंत्री थे उनका जो वित्त एवं नौकरशाही था उन पे भी कोई नियंत्रण नहीं था, जिससे कालांतर में मंत्रियों एवं नौकरशाहियों के मध्य टकराव बढ़ गया। तो काफ़ी टकराव, क्योंकि मंत्री भारत के हित में सोचेंगे, जबकि जो नौकरशाह होंगे वो तो सरकार यानी अंग्रेज सरकार के ही नौकरशाही होंगे ना, तो इस बीच दोनों में टकराव बढ़ ही सकते हैं, सामान्य सा बात है। अब इसको सोच के भी लिख सकते हैं। संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था कि भाई जो जैसे कि इसमें नौकरशाह हो गए या मंत्री हो गए, तो भाई अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो उत्तरदायित्व है वो दोनों का होना चाहिए, लेकिन इसमें उसका अभाव था, यानी वो नहीं था इसमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक द्वैध शासन प्रणाली। हमने देखा द्वैध शासन प्रणाली में कैसे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। अब जो द्वैध शासन प्रणाली था, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है ना। महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, और महात्मा गांधी का जीवन परिचय भी देखेंगे, संक्षिप्त में जीवन परिचय देखेंगे, काफ़ी अच्छे से देखेंगे, और उनका दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष देखेंगे, क्योंकि अब गांधी जी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो उनका एक थोड़ा सा जीवनी देख लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी और चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। ये जो होगा हमारा 41 लेक्चर में होगा, और 40 लेक्चर में भी हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा 39 लेक्चर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो वीडियो का लगभग 70 के आसपास वीडियो बन सकते हैं पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को पूरे कवर करने में। फिर भी हमारा जब आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें से अगर मैं आज तक का इतिहास लूँ, अगर जैसे कि एग्जाम में ये भी पूछते हैं ना कि आज़ादी के बाद का भारत, तो इसको भी अगर शामिल करूँ तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, पर फिलहाल मेरा जो भी टारगेट है, जो भी मैं नोट बनाया हूँ वो 1947 यानी 1950 तक का ही है, ठीक है ना। 1950 तक में क्या होता है, कैसा होता है, ये पूरा आधुनिक भारत कवर है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको कुछ वीडियो आपको ना भी मिल पाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक गेम खेल लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति गेम। काफ़ी अब देखिए 65 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं, हर वीडियो में गेम भी खेलते हैं। ये गेम इसीलिए है क्योंकि क्या होता है, इसको समझने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गेम खेलने में आपका दिमाग फ्रेश होगा। अगला वीडियो आप तुरंत देख सकते हो।
ये वीडियो कुछ इस तरह, मतलब ये जो है, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ऐसा बनाता हूँ कि आपको समझ में भी आने लगे, उसके एनालिसिस भी हो, और ऐसा मैं ट्रिक देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और लास्ट में एक गेम खेलता हूँ ताकि वीडियो के अंत में आपको थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए और आपको पसंद आए, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये हमारा 65 क्वेश्चन ये था कि द्वैध शासन प्रणाली, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ठीक है ना, ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिया क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आसानी होगा। किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1952, ये गलत मिस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए था, उसमें नो होना चाहिए था, 52 हो गया, ये तो आज़ादी के बाद हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1818, बहुत पीछा हो गया। देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना, हम लोग क्या समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, इसको तो हमने पढ़ा नहीं था, इसको कैसे बनाए। हालांकि अभी आपके दिमाग में यानी इसका उत्तर बहुत आसान है, ठीक है ना। इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट में लिखिए। मैं आपको एक समय, एक दो यानी लगभग 30 सेकंड का समय देता हूँ, आपको उसमें बताना है इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, हालांकि मैं जल्दी आ गया। देखिए ये है मेन बात, ये है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें घबराना नहीं है। अगर आप, जैसे अभी मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया, आपको पता है इसका उत्तर, अगर आपको इसका उत्तर ना पता हो तो भी मत घबराइए। इसमें ना आपको ये अलग करते जाना, जैसे ये 1952 तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 1952 नहीं होगा तो इसको पहले कट कर दीजिए, यहाँ पे ये आपका ये हो गया कट, ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी ये एक मिनट में इसको रेड से कर लेता हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये हो गया, ये आपका कट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इसमें भारत सरकार अधिनियम 1818, तो ये भी बहुत पुराना हो गया क्योंकि इसमें व्यवस्था भी ये लागू नहीं होती, ये भी हो गया आपका कट। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं इतिहास के बारे में या पॉलिटिकल बुक के बारे में, तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये इसी से तो भारत का जो संविधान बना था आगे 1950 में, तो इससे काफ़ी कुछ इसमें लिया गया है। तो इसमें बहुत कुछ है प्रोविजन, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इससे पहले ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका लागू हो चुका था। इतना एक छोटी सी समझ है, ठीक है ना। अगर आप इसको समझ गए तो आप इसका उत्तर इजी, आप बिना जाने भी इसको लगा सकते हो इसका उत्तर, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसका अपने उत्तर तक पहुंच सकते हो, इस तरह से उत्तर तक इसी तरह से पहुंचना होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको मज़ा तो आ रहा होगा ना, प्लीज़ आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।